Hello students, welcome to the third lecture of current electricity. आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे प्रोसीड करेंगे. हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए. ओम्स लॉ कवर किया हमने, ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये सब टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है वो हम लेने जा रहे हैं ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों एक सेल का हिस्सा है. बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस एक सेल के बारे में. सेल जो हम डेली तौर पे यूज करते हैं. अगर हम बाजार से सेल लेने जाते हैं तो दो तरह का सेल हमको मिलता है. एक डबल ए सेल होता है, एक ट्रिपल ए सेल मिलता है. अब आप कोई भी सेल बाजार से लेके आए, डबल ए लाएं, ट्रिपल ए लाएं, या और कई वैरायटी ऑफ सेल्स मिलते हैं, तो उन सेल्स के ऊपर एक वैल्यू वोल्टेज की लिखी होती है. अगर आप उस वैल्यू को ध्यान से पढ़ें, नॉर्मल जो हमारे रिमोट कंट्रोल्स हैं, टीवी का रिमोट है या हमारा एसी का रिमोट है, उसके अंदर जो सेल डलता है, उस सेल की जो वोल्टेज की वैल्यू सेल के ऊपर लिखी है वो 1.5 वोल्ट लिखी है. तो अगर 1.5 वोल्ट उस सेल के ऊपर वैल्यू लिख दी है, तो क्या वो जो वैल्यू लिखी है उसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज होता है या उसका मतलब ईएमएफ होता है? तो ये चीज आज हम समझने जा रहे हैं कि ईएमएफ क्या चीज है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज द वैल्यू व्हिच इज रिटन ऑन द सेल, द वैल्यू व्हिच इज रिटन ऑन द सेल इज नोन एज ईएमएफ. ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज. इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? इसको हम नाम देते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल. तो जो वैल्यू लिखी है सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट, उसको हम बोल रहे हैं ईएमएफ. तो फिर टर्मिनल वोल्टेज क्या है और ये 1.5 का मतलब क्या है? अगर जनरल मतलब समझें तो ये वोल्टेज वो वोल्टेज है विच ड्राइव्स द सर्किट. ओके, दिस इज द वोल्टेज विच ड्राइव्स द सर्किट. लेट्स से अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और यहां हमने जाके एक बल्ब लगा दिया. ठीक है, ये सेल के ऊपर वैल्यू लिखी है ईएमएफ की, जो मैं बोल रहा हूं 1.5 वोल्ट में उसको बोल रहा हूं. ये सेल के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, लेट्स से रेजिस्टेंस इज R. अब अगर हम बहुत बेसिक से इस चीज को पकड़ें कि बेसिकली ये 1.5 वोल्ट है क्या, तो ये जो 1.5 वोल्ट है, ये वोल्टेज बेसिकली किसको मिल रही है? ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इस बैटरी के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ये 1.5 वोल्ट का वोल्टेज ले लेते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसने 1.5 वोल्ट का वोल्टेज ले लिया. तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो गई? इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो गई E मल्टीप्लाइड बाय 1.5 वोल्ट, Q इंटू V. तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास हो गई. इलेक्ट्रॉन ने 1.5 वोल्ट का वोल्टेज ले लिया और वो इलेक्ट्रॉन यहां से भागना स्टार्ट हुआ. यहां से भाग रहा है और वो पहुंचा इस रेजिस्टर पे. अब रेजिस्टर पे पहुंचा तो रेजिस्टर हमने पढ़ा था क्या चीज है. रेजिस्टर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, इंप्योरिटी होने के कारण कोलिजन होंगे और वहां पे एनर्जी का ड्रॉप हो जाएगा. तो व्हाट हैपेंस हियर इज दिस इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज टेकन 1.5 वोल्ट फ्रॉम द सेल मूव्स थ्रू द सर्किट, रीचेस द रेजिस्टेंस and drops 1.5 volt across this bulb and returns back to the positive terminal, isn't it? तो आप ऐसा समझ सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक कैरियर है जिसने एक बैग के अंदर 1.5 वोल्ट का वोल्टेज ले लिया. अब वो 1.5 वोल्ट का वोल्टेज लेके चल रहा है. उस बैग में से 1.4 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो उसने रेजिस्टेंस को दे दिया. तो उस बेचारे के पास क्या बचा? उसके पास बचा 0.1 वोल्ट. वो 0.1 वोल्ट लेके इलेक्ट्रॉन प्लस के पास आ गया. अब
ये प्रोसेस चलता रहेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन दूसरा जाएगा, वापस यहां पे आएगा, यहां से तीसरा जाएगा, यहां आएगा। अब ऐसा अगर प्रोसेस हम देखें कि चलता रहेगा तो बेसिकली होने वाला क्या है? होने वाला ये है, ये नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं। तो विद इन नो टाइम, अगर मैं यहां पे आपको एक सिंपल सा ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पोटेंशियल हाई है, ये पोटेंशियल लो है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल के कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है और यहां जा रहा है। अब नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसकी पोटेंशियल पे क्या असर होगा? डेफिनेटली उसकी जो पोटेंशियल है वो रेज हो जाएगी। और पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव का पोटेंशियल गिर जाएगा। अब जब जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले आपका कितना था? पहले आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये था, अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया, है ना? थोड़ा सा समय और बीतेगा और एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे तो आपका जो पोटेंशियल है और डिक्रीज कर गया, इसका और इंक्रीज कर गया, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो विद इन नो टाइम आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे थे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो जाएगा जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका जो सेल है वो चलना बंद हो जाएगा। यानी जिस एप्लीकेशन के लिए भी हम उस सेल को यूज कर रहे हैं वो एप्लीकेशन अभी नहीं चलेगी। पर नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि कोई भी सेल हम जो मार्केट से खरीद के लाए, डबल ए लाए, ट्रिपल ए लाए, वो नॉर्मली 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इट वर्क्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इजंट इट? इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से गया प्लस पे आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस पे गया और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी ये प्रोसेस ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो पक्का हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, ये तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ, प्लस पे आ रहा है, पर पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं होता है। जो 1-1.5 महीने के बाद सेल खत्म हो जाता है, उसका कारण क्या है वो भी हम समझते हैं। पर अब अगर हम ध्यान से और क्लोजली इस प्रोसेस को देखें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपका इट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना? तो नेगेटिव से चला, पॉजिटिव गया, 1.4 यहां ड्रॉप किया, 1.5 उसके पास टोटल था। अब यहां जब इलेक्ट्रॉन आया तो उसके पास 0.1 वोल्ट तो है ना? उसके पास 0.1 वोल्ट तो है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव गया और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो अगर हम कुछ करके, हम कुछ ऐसा जोर लगा के, जुगाड़ लगा के इस इलेक्ट्रॉन को प्लस से वापस माइनस पे ले आए, if we move the electron back from positive to negative, now what will that do? अगर हम इलेक्ट्रॉन को प्लस से माइनस में ले आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो उसको हम प्लस से वापस माइनस में ले आए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे हुआ था, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो ओरिजिनल था, फिर ये हो गया था, तो बेसिकली ये वापस मेंटेन हो जाएगा। तो ये कौन करता है ना? इलेक्ट्रॉन यहां से प्लस पे आया, अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वापस प्लस से माइनस में आ जाए, पर वो मुश्किल काम है भाई। इलेक्ट्रॉन प्लस के पास है और वो उसको माइनस के पास लाना है, दोस्त के पास है, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दुश्मन के पास लेके आना टफ है, पर हम उससे टफर है। तो वो टफर कैसे है? इस सेल के अंदर बेसिकली हम जानते हैं एक और चीज जो सेल के अंदर पड़ी है वो है इलेक्ट्रोलाइट, है ना? केमिकल एनर्जी। तो ये काम करती है केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया था? प्लस के पास। ये जो केमिकल एनर्जी है उसमें अगर मैं सिंपल सा एक बेसिक सा रिएक्शन देखूं, लेट्स से H2SO4 का, तो बेसिकली H2SO4 क्या करता है? डिसोसिएट होता है 2H प्लस SO4 2 माइनस में। तो होगा क्या? ये केमिकल एनर्जी, ये केमिकल डिसोसिएट हो जाएगा। ये जो 2H प्लस आपका है, ये 2H प्लस जाके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहां से? ये प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन आए, जो घूम के आए थे, उनको इसने ले लिया और क्या बना दिया? H2 बना दिया। और SO4 2 माइनस क्या करेगा? SO4 2 माइनस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस नेगेटिव टर्मिनल को और SO4 बन जाएगा, है ना? तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, your electrolyte has got dissociated, in fact the electrolyte has got diluted now, है ना? वो डाइल्यूट हो गया।
but in that dilution it has taken these electrons from the positive terminal and given 2 electrons to the negative terminal. So what that has helped us with is that this potential difference which was dropping has now again been maintained. So that helps the cell to keep on moving, that helps the cell to maintain its EMF, right? But again, the question that we started off with, what is EMF and what is terminal voltage? Now, this total voltage that we gave to the electron, the total energy per unit charge that we gave to the electron is the electromotive force of the cell. The electron has taken this voltage, moved across the circuit, given the terminal voltage to the external resistance, came to the positive terminal. Now that 0.1 volt which the electron had, this is being spent in moving from plus to minus. जब इलेक्ट्रॉन ये प्लस से माइनस जाएगा तो बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट में भी तो इम्प्योरिटी है, वो इलेक्ट्रोड में भी तो इम्प्योरिटी है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर ड्रॉप कर देगा 0.1 वोल्ट का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज हुई? इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटी है, जो इलेक्ट्रोड की इंप्योरिटी है, जो कॉन्सेंट्रेशन का लेवल है इलेक्ट्रोलाइट का, ये सब चीजें मिलके बनाती हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रॉन spends this 0.1 volt voltage in moving from plus to minus, isn't it? तो हमारे पास पूरा अकाउंट आ गया, पूरी हमारी बैलेंस शीट बन गई। क्या बैलेंस शीट बन गई? हमारे पास एक 1.5 था, उसमें से हमने 1.4 वोल्ट दे दिया, किसको? इस रेजिस्टेंस को दे दिया। जो बचा था 0.1 वोल्ट, वो किसको दे दिया? वो सेल के अंदर मूवमेंट में दे दिया। तो जो टोटल वोल्टेज हमारी थी उसको हमने नाम दे दिया EMF। जो ये 1.4 वोल्ट था उसको हमने नाम दे दिया टर्मिनल वोल्टेज, और ये जो अंदर ड्रॉप हुआ उसको हम लिखते हैं I इंटू स्मॉल आर। इसमें जो स्मॉल आर है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मैं इसको नाम दे देता हूं, ये टर्मिनल वोल्टेज हुआ आपका, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, और ये आपका हो गया EMF। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? इक्वेशन हमारी बन गई EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस I इंटू आर, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है। EMF यानी टोटल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, एंड IR इज योर ड्रॉप इन द सेल। तो हम देख रहे हैं कि इस लॉजिक पे अगर चलें तो आपकी जो EMF होगी यानी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन द सेल, सेल के ऊपर जो वैल्यू लिखी है उसको हम EMF बोलते हैं। और जब हम सेल को किसी सर्किट में लगाते हैं, किसी लोड पे लगाते हैं, तो उस लोड पे जो वोल्टेज आती है वो टर्मिनल वोल्टेज होती है। और सेल जब वर्किंग में है तो सेल के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल ड्रॉप। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुई? जो इंप्योरिटी है इलेक्ट्रोलाइट की, जो इलेक्ट्रोड्स की इंप्योरिटी है, जो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है आपके इलेक्ट्रोलाइट का, वो सारा एक साथ मिलकर बनाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं यहां पर आपको एक कंप्लीट डेफिनेशन देता हूं, किसकी? EMF की और टर्मिनल वोल्टेज की। तो मैं ऐसा बोलता हूं EMF of a cell, electromotive force of a cell is the work done to move a charge from negative terminal of the cell across the external circuit to the positive terminal of the cell, per unit charge, plus the further work done to move it from positive back to the negative, again प्लस से वापस माइनस जाने का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस टोटल वर्क डन को, यानी ये पूरे सर्किट में माइनस से स्टार्ट किए एंड वी कम बैक टू द माइनस, ये जो टोटल वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल। एंड व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? ये हुआ वर्क डन टू मूव फ्रॉम प्लस टू माइनस पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना।
तो इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं की, जो वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रॉन को प्लस से माइनस जाने में इन द सेल, वो वर्क हमने इंक्लूड नहीं किया। तो ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से जनरली ज्यादा ही आएगा। एक और डेफिनेशन ईएमएफ की दी जाती है कई बार किताबों के अंदर, वी से ईएमएफ इज अ ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, है ना। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट यानी क्या हुआ, सपोज मैं यहां पर एक स्विच लगा दूं, है ना। अगर मैं स्विच लगा दी और स्विच को मैंने ऑफ रखा, अब अगर स्विच ऑफ होगा तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये सेल जो है वो आपका सेल वैसे ही पड़ा हुआ है, समझो ये आपका सेल है, तो ये सेल ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। तब इसके ऊपर वैल्यू कितनी लिखी है, 1.5 वोल्ट। अब ये सेल वर्किंग में तो नहीं है, तो अगर सेल वर्किंग में नहीं है, अगर सेल वर्किंग में नहीं है तो आपका ये जो आई है, ये आई तो जीरो आएगा, ई जो है वो V प्लस आई आर है, ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब ई किसके बराबर आ जाएगा, V। तो ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जब सेल वर्क नहीं कर रहा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट फ्लो नहीं करता है तब आपकी ईएमएफ और ये बाहर की जो वोल्टेज बोलते हैं वो एक ही है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ। सेल वर्क ही नहीं कर रहा तो उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है वही तो उसकी वैल्यू है ना। लेकिन जैसे ही सेल के अक्रॉस हम लोड लगाएंगे तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस 1.5 वोल्ट नहीं आएगा, सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस कितना आएगा, 1.4 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ईएमएफ का और टर्मिनल वोल्टेज का। मैं यहां पर आपको एक दो और अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2020 के अंदर वो कंसेप्ट आया भी है। वो कंसेप्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, है ना। इसके पहले एक और चीज मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक की है, तो मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूं। वी सेड कि आपकी जो ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होती है। कैन यू थिंक अबाउट अ केस जब आपका टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होता है ना। क्या कभी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकती है? मेरे ख्याल से पहले मैं ये वाला कंसेप्ट कवर कर देता हूं कि इज इट पॉसिबल दैट V इज मोर देन E? आप सोचेंगे यार ये तो बिल्कुल लॉजिक के अगेंस्ट हो गया, पर ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जब हम सेल को चार्ज करते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल ये पॉसिबल है। कैसे? सपोज एक सेल हमने ले लिया, ठीक है। अगर मैं सेल को यूज करूं, एक लोड लगा दिया, सेल को यूज किया, तो सेल के ऊपर कितनी वोल्टेज है, 1.5 वोल्ट, है ना। यहां कितनी आ रही थी, 1.4 वोल्ट। लेकिन ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब अगर मैं ये सेल को, सपोज डिस्चार्ज हो गया, ये सेकेंडरी सेल है, और इसके अक्रॉस मैं एक बड़ा सप्लाई लगा दूं, ठीक है, एक बड़ी सप्लाई लगा दी, तो इस सेल से अब मैं इसको चार्ज कर रहा हूं। ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया, तो मैं सेल को चार्ज करना चाह रहा हूं। अब आप देखिए, अगर मेरे को सेल को चार्ज करना है तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस मेरे को कितनी वोल्टेज लगानी पड़ेगी यार। अब मेरे को इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज लगानी पड़ेगी उसमें मेरे को 1.5 वोल्ट तो पहले डेवलप करना है। सेल कितने वोल्ट का था, 1.5 वोल्ट का, ठीक है। 1.5 वोल्ट का सेल है, तो मैं चाहता हूं मेरा एंड रिजल्ट कितना हो, एंड वैल्यू सेल के ऊपर कितनी वोल्टेज आ जाए। जब मैं चार्ज करूंगा तो मैं सेल को चार्ज करूंगा 1.5 वोल्ट तक। वो 1.5 वोल्ट कहां से मिलेगा? ऑब्वियसली इससे खींचेगा, मेन बैटरी से। तो सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट तो मेरे को डेवलप करना है। पर जब मैं वो 1.5 वोल्ट डेवलप करूंगा तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन सारे मेरे यहां से यहां भाग गए थे, अगर मैं थंब रूल लूं तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मैंने भगाए थे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस बुलाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को वापस जब मैं बुलाऊंगा तब भी तो इलेक्ट्रॉन्स को बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगी, तब भी तो इंटरनल ड्रॉप होगा। और वो इंटरनल ड्रॉप कितना होगा, इफ यू टेक द सेम वैल्यू, 0.1 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो 1.5 वोल्ट आपको डेवलप करना था। वो 1.5 वोल्ट डेवलप करने के लिए वापस इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी, वापस 0.1 वोल्ट उसको वेस्ट करनी पड़ी। तो बेसिकली हुआ क्या, जो आपने वोल्टेज इसके क्रॉस लगानी है, टर्मिनल्स के क्रॉस, वो कितनी वोल्टेज लगाओगे? आप वोल्टेज लगाओगे E प्लस I इंटू स्मॉल r, है ना। आप तो V लगाओगे। आप अगर 1.6 वोल्ट इसके क्रॉस लगाओगे तो 1.6 वोल्ट में 1.5 वोल्ट इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, और 0.1 वोल्ट कहां जाएगा, उस 1.5 वोल्ट को डेवलप करने में चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें
तो अब आपका जो टर्मिनल वोल्टेज इसके क्रॉस लिया है वो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि आपका VE से बड़ा हो सकता है जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, okay, the next topic that we are going to study is the combination of cells. Now combination of cells is a similar concept as we studied the combination of capacitors or maybe combination of resistors. So if we have to study the combination of cells, there are two possible combinations, and the third can be derived from these two combinations. The basic two combinations are series combination and parallel combination. So let's discuss the series combination first. The first combination is series combination. Now when we talk about series combination, let's say if I connect two cells of different EMF and different internal resistance. Now this is how you represent a cell basically. EMF E1, internal resistance R1. This is representation of cell. Let's say I connect one cell of EMF E1, internal resistance R1 with another cell of EMF E2 and internal resistance R2. Let's say this is my second cell. If I connect these two cells across an external load, maybe an external resistance, then what is the total EMF which is supplied to this resistance? The total EMF which is supplied to this resistance is total EMF of the combination. Since these two are in series, and we know in series the potential gets added up. So the total EMF of these two cells will be E1 plus E2. That means you can replace these two cells with a single cell of EMF equals to E1 plus E2. You can make an equivalent circuit, replace these two cells with a single cell of EMF E equals to E1 plus E2. Okay. And what about internal resistance of the cell, single cell? So since these two resistances are in series, we can say the total resistance, that is total internal resistance, I could say. Internal resistance is equal to R1 plus R2, since these two are in series. If we talk about total resistance of the circuit, it is R1 plus R2 plus R. Okay? So this internal resistance will be equal to R1 plus R2. So this is the basic simple series combination of a cell, in which I have taken two cells of different EMF and different internal resistance. If you have obviously the same cells, the equivalent EMF will be 2E. Fine. So this is series combination of a cell. In a similar way, I can discuss another combination which is parallel combination of the cells. Now this is quite important when I talk about parallel combination. I'll take two cells, a cell of EMF E1, internal resistance R1, another cell of EMF E2, internal resistance R2. And what I have to do is I have to find out the equivalent EMF. That means if I have to replace this whole thing with a single cell, what should be the R equivalent and what should be the E equivalent? Let's say I have to connect this to an external load R. If I have to connect even this to an external load R. So I have to find out E equivalent and equivalent of the internal resistance. So the logic which I can use here is, let's say this cell gives out a current of I1 and this cell gives a current of I2. The total current of the combination will be I1 plus I2. So can I say that total current I is equal to I1 plus I2? Total current that is flowing through this R is nothing but I1 plus I2. Now what is I1? I1 is what? E1 upon R1. So I can write this
is equal to E1 upon R1 plus, what about I2? I2 is E2 upon R2. So E1 upon R1 plus E2 upon R2 will give me what? Will give me total current I. And what is total current? Basically, I'll write it I. But total current is what? Total current, if I have to replace this whole thing with a equivalent circuit, the total current I will be what? Total current I will be equal to E equivalent upon R equivalent. Isn't it? So what I have to do is I have to replace these two cells with a single cell. My question is, how do I find out the equivalent EMF? How do I find the equivalent resistance? The condition is R remains the same and the current flowing through both the circuits remain the same. So this I can be written as E equivalent upon R equivalent. Right? So that is my equation. Now interestingly, this R equivalent can be found quite in a simple way. If R1 and R2 are both in parallel, so if I have to find out the equivalent combination of R1 and R2, I think I can write 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to 1 by R equivalent, which will give me what? Which will give me R equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. This I have already got, that R equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. So R equivalent is simple, it's a parallel combination. I can find out the equivalent resistance. How do I find the equivalent EMF? So if you solve this equation, E1 upon R1 plus E2 upon R2 is equal to E equivalent upon R equivalent. This will give you E equivalent upon R equivalent equals to, and take an LCM of this will be E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2, isn't it? Further, we can solve this. E equivalent is equal to R equivalent into E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2. Notice R equivalent. R equivalent is R1 R2 upon R1 plus R2. Let's substitute the value. So E equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus R2 into E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2. So this cancels out. So what do I get? The final relation E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. So that is the final expression of E equivalent. So E equivalent I have got as what? E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. That is your E equivalent. So this question of finding the equivalent EMF of two cells which do not have the same EMF has been asked in 2020 for 3 marks. So it's an important derivation. The important thing here is that I have taken two cells which are of different EMF and different internal resistance.